ज़हीम कादरी साहब, अभी होपफुली आपको कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई होगी सुबह सवेरे उठने में? नहीं, अल्लाह का बड़ा फजल है। पर अभी आप बात कर रहे थे कि आपने जिस तरह फरमाया कि सुबह सुबह जो है वो मूड अच्छा रखिए, खुश रहिए, नेगेटिव थॉट्स और आपको उसके साथ बहरहाल सियासत की बात करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल है। में ये बड़ा एक काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा लोगों के लिए कि वो इस मुल्क की सियासत को सुने भी और उनका मूड भी अच्छा रखें। वाह वाह वाह, बड़ी दोनों बात है। चीज़ें तो ज़हीम कादरी साहब, आपने बताना ना आज कि भी मौजूदा सियासी सूरत हाल का सारा तज्जिया करते हुए कि फिर फ्यूचर हमारा ब्राइट है, इंशाल्लाह ब्राइट है। देखिए, फ्यूचर तो डिपेंड करता है कि हुकूमत जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसकी क्या एटीट्यूड्स क्या है, किस तरह वो रिएक्ट करती है इन चीज़ों को। ऑपोजिशन हर जगह होती है जी। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है उसका ये काम होता है कि वो इंगेज करे उनको, उनसे बातचीत करे, कुछ मिनिमम पॉसिबल एजेंडा तय करे और उसके तहत चीज़ों को लेके आगे लेके चले, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो सबसे मेजर एस्पेक्ट है किसी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर रनिंग का। स्टेट ऑफ द अफेयर्स को और अफेयर ऑफ द स्टेट्स को रन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है दैट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वो जिम्मेदारी बहरहाल है हुकूमत वक्त की। उन्होंने किस तरह उसको कायम रखना है और उसके एडवांटेजेस लेने हैं, ये उनके अकल और दानिश। आपको क्या लग रहा है, ऑपोजिशन को कहीं इंगेज नहीं किया जा रहा है, इसी वजह से ये आइन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का ऐलान उन्होंने कर दिया है? कोई आइन को वाकई तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा इस, या फिर ये जाती मफाद के मैं लिए किया अगर जा रहा है? पीछे चला जाऊं तो ये 75 बरस में एक बार हो चुका, लेकिन वो रिजॉल्व जो कहे जाते हैं वो उनके एडवांटेजेस ना तो डेमोक्रेसी को मिलते हैं ना लोगों को मिलते हैं। हाँ जी। क्योंकि प्रोसेस इटसेल्फ इतना गहना चुका है। मैं तो इस निज़ाम की बात करूंगा कि ये प्रोसेस इतना गहना चुका है कि ये अपनी जो डिलीवरेंस है वो देने के काबिल ही नहीं रहा, और यही वो वजह है कि जो अवेलेबल रिसोर्स है उसको भी प्रॉपर्ली गवर्नमेंट यूटिलाइज नहीं कर सकती। ज़हीम साहब, जब आप प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस से क्या मतलब लिया जाए? लाइक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैं मजाकन कहता हूँ कि ना तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मैंने कहीं हदीस में पढ़ा है, ना कहीं मैंने किसी और जगह पढ़ा है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो ऑब्वियसली पिछले 30, 40, 50 बरस से इम्प्लीकेट किया जा रहा है पाकिस्तान में, बट वो डिलीवर नहीं कर सका। वो इसलिए डिलीवर नहीं कर सका कि उसकी डिलीवरेंस जो है वो कैटेगोरिकली जो है वो डिपेंडेंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कोई भी पॉलिटिकली जो है वो अपने फ्रेमवर्क को गौर से नहीं देखती। सही। अगर हम बार बार ये कहते हैं कि जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, बात यह है कि इन लोगों ने, जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने जमहूरियत को भी फ्लॉप कर दिया। बिल्कुल। हमारे यहाँ मैं क्यों कहता हूँ कि एक नया निज़ाम लाने की ज़रूरत है, एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की ज़रूरत है, ताकि इस मुल्क के निज़ाम को एक नई चीज़ लाई जाए जो चल सके। तो भारत पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी को फेल कर दिया ना हमने। इट हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर। ज़हीम साहब, निज़ाम कोई भी आए, लोग तो यही होंगे ना। अब देखिए, बात ये है, हम लोग वी जंप ऑन टू कंक्लूजन्स कि जी लोग ये होंगे। अब जब हम बात को सतही लेवल से शुरू करेंगे तो हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या। सही। इट्स नॉट ओनली गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। पाकिस्तान में तो ना ये ऑफ द पीपल है, ना ये बाय द पीपल है, हाँ, फॉर द पीपल। क्योंकि 75 वर्ष में जितने इलेक्शंस हुए हैं उसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, उन्होंने कहा कि ये एक शैम और फुल इलेक्शन था, और ना ये फॉर द पीपल है, क्योंकि पिछले 70 वर्ष में डिलीवर नहीं कर सकी हमारे यहाँ। क्योंकि यहाँ पर फिर कोई खराबी होगी ना। अब हम कैटेगोरिकली कह देते हैं उठ के कि जी एस्टैब्लिशमेंट का कसूर है। भाई, एस्टैब्लिशमेंट अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मैं एग्री नहीं करता इस बात से, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपकी बात मान भी ली जाए फॉर द टाइम बीइंग, तो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें जमहूरियत जब तक नहीं होगी तो आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को किस तरह पूरा कर सकेंगे, और उस जमहूरियत को जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है, जब वो वहां नहीं होगी तो आप कौम तक उसको किस तरह लेके जा सकेंगे? कादरी साहब, ये मसला जो है ये आप क्या समझते हैं, अवाम में है या फिर जो हम जिस निज़ाम में है उस निज़ाम में मसला है? मेरे ख्याल में इस निज़ाम को इतना गहना दिया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हमने अपने लोगों को अपने इस निज़ाम को इतना यूटिलाइज किया है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया है कि अब वो इस अपने आप के लिए पैरासाइट बन गया, वो अपने आप को खाई जा रहा है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें तो ये बात बड़ी कैटेगोरिकल है कि जमहूरियत जब अपनी ख़राब शक्ल में आती है तो
ओलिगार्की बन जाती है। एक लफ्ज़ है ओलिगार्की। जी, जी। अब ओलिगार्की क्या है? ओलिगार्की हमारे मुल्क में अब ये ओलिगार्की बन चुकी है कि चंद ग्रुप्स, अरबपति, करोड़पति, अमीर लोगों के ग्रुप्स, वो इकट्ठे होकर अपने इस निज़ाम को काबू कर लेते हैं और उसके नीचे तक की तमाम जो महासिल हैं उनको यूटिलाइज करते हैं अपने लिए, और फिर जितनी पॉलिसीज बनती हैं वो उनके कारोबार और उनके सिस्टम को चलाने के लिए बनती हैं। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पिछले 7, 8, 10 साल से मैं नोट कर रहा हूँ इस मुल्क में बन चुका है। तो इसलिए जमहूरियत तो डिलीवर कर नहीं सकती। ज़हीम साहब, एक मसला तो ये होगा ना, एक मसला ये नहीं है कि जब भी कोई हुकूमत आती है ऑपोजिशन की जानिब से कुछ जमातों का इत्तेहाद बनता है और उसके खिलाफ शुरू हो जाते हैं, वो चलने ही नहीं देते हुकूमत को, तो मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे? अब ये जो सामने इत्तेहाद नजर आ गया, अब ये भी एक बदकिस्मती की बात है, लेकिन हम पॉलिटिकली साउंड इसलिए नहीं है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो हम कन्वे ही नहीं कर पाए लोगों तक। डेमोक्रेसी की कुछ मोडालिटीज़ है। डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी एक भी मोडालिटी अगर मौजूद नहीं होगी तो इसका मतलब है देयर इज़ नो डेमोक्रेसी। अब आप देखें ना, आपका लिटरेसी रेट क्या है, आप वोट ले किससे रहे, आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, आपका जो बरादरी सिस्टम है उसकी क्या इम्प्लिकेशन है आपकी सियासत में, आपके मज़हब की क्या इम्प्लिकेशन है डेमोक्रेसी में को। तो जब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, डेमोक्रेटिक सिस्टम ही पूरा नहीं होगा तो इट वुड्स कम टू इंजरीज, फिर वो डिलीवर ही नहीं कर सकते। अफराद को गिना ना जाए, अफराद को तोला जाए। अब ये क्या तोला भी ना जाए, गिना भी ना जाए, लेकिन दोनों काम इस तरह किए जाए कि अब देखें ना, आपका अपना जो स्ट्रक्चर है, अब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आप एक लोग तो कहते हैं कि आप मतलब एक लोअर क्लास डिटेरिएटिंग इकोनॉमी है ना। जी जी जी। तो अगर आपने उस विशियस सर्कल ऑफ पावर्टी से निकलना है तो आपको पहले उस पर गौर करना होगा, फिर आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पूरे कर सकेंगे। यहाँ ये होता नहीं, हम हर चीज़ को दरमियान से पकड़ने की कोशिश करते हैं जिसका हमें नुकसान हो जाता है। अच्छा ज़हीम साहब, अभी जो हम ये अपोजिशन तहरीक इत्तेहाद सामने आ रहा है, अब वो कामयाब होता हुआ देख रहे हैं आप हुकूमत के खिलाफ? इसका होना जो है वो डिपेंड करता है उनके अपने एटीट्यूड पे। अच्छा, कि किस तरह वो लेके अपने आप को चलते हैं। तहरीक चलाना कोई आसान काम नहीं है। मैंने बड़ी तहरीकें देखी भी है और उनको बड़ा एक्टिव पार्ट भी, एक्टिव रोल भी लिया है, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो उसका तब आता है कि जब आप उसको कुछ रमूज़ हैं उसके जिनको आपने अपने तरीके से लेके चलना है, और उसके बाद फिर आप वो कहते हैं ना जी, फाइट टॉक, तो ये दोनों काम करने पड़ते हैं। तो वो उसके लिए अब देखें कितनी कैपेसिटी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब के बाद अगर कोई शख्स पॉलिटिकली बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब। बिल्कुल। लेकिन ये अब क्या आदमी हो? पहले तो वो नून लीग के गुन गा रहे थे, वो नवाज शरीफ साहब के गुन गा रहे थे, अब अचानक से तहरीक निकाल लिया उन्होंने। देखे ना, अब यही चीजें तो फिर डिसग्रंटल करती हैं इन लोगों के एटीट्यूड्स को। एग्जैक्टली। लोग कहाँ जमहूरियत के लिए खड़े हो रहे हैं मुझे बताइए। 23 करोड़ की आबादी, लोगों को खड़े होने दिया जा रहा है? नहीं, ये नहीं, वो कोई नहीं रोक रहा लोगों को। ये फिर वही बात कि जी कोई कर रहा है, भाई कोई कुछ नहीं कर रहा। कोई अपना काम गलत कर रहा है तो आप तो अपना पार्ट प्ले कीजिए यार। 23 करोड़ लोग, 12 करोड़ वोटर, 4 करोड़ वोट देने जाते हैं और 1.5 करोड़ वाला मुल्क पे हुक्मरान बन जाता है। आप मुझे बताइए कि ये तोला और गिना जिस तरह आप फरमा रहे थे, दोनों चीजें इंप्लीकेट नहीं होती, ना तो तोले में आ रहा है ना ये गिनने में आ रहा है, तो इम्प्लीकेशन तो नहीं हो रही ना। तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपने इस मुल्क को सही तरीके से चलाना है तो आप अपने सिस्टम्स को, इस पार्लियामानी निज़ाम को, इस जो बोसीदा हो चुका है, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, इस फॉर्म ऑफ इलेक्शन को, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन, इस निज़ाम को जहाँ से लोग आते हैं, अच्छे लोग तो नहीं आ रहे ना। बिल्कुल ऐसे। करप्शन के एक पहाड़ होता है, करप्शन का एक दरिया होता है जब एक हुकूमत जाती है तो, और लीडरशिप जो है वो चीख के कह रही होती है कि हम तो सबसे नेक हैं। बिल्कुल। कहा जा रहा था ना पिछले 4 साल 15,000 केसेस सामने आ गए। यही बात फिर 16 महीने में हुई
और जो आज बैठे हुए इनके बारे में भी यही बात हो रही यही थी बात ना। हो रही है। जो लाखों लोग सड़कों पे आ गए बिल्कुल। वो यही कह रहे थे ना, तो क्या वजह है? तो फिर नहीं हम साहब, अभी अब पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं या निज़ाम को तब्दील करने की बात करते हैं तो वो भी फिर पार्लियामेंट से ही ये सिलसिला शुरू होगा ना। इन्हीं लोगों ने तो वो करना, क्योंकि यही तो अवाम के चोजन वंस हैं, यही देखिए, तो वहाँ पर। अब ये देखे ना कि वो ये होता है कि हु ब्लिंक्स हिज आईज फर्स्ट, हाँ जी, ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सबसे बड़ा करना किसने है? करना किसने? तो इसके लिए तो यकीनन मुल्क के जो अशराफिया और इस्टेब्लिशमेंट है और मुल्क के तमाम क्वार्टर्स जो हैं उनको इकट्ठे बैठना चाहिए। ऑल स्टेक होल्डर्स शुड गेट टुगेदर एंड कम विद अ प्लान फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हम आपको इस निज़ाम के तहत जो डिलीवर कर सके। लेकिन क्योंकि ये तो तय हो गया ना कि इस निज़ाम ने 75 बरस में मेरे भाई डिलीवर नहीं किया। लेकिन काली साहब, डेलिबरेटली इस कोई निज़ाम पावर में- सरेंडर करता है सर? नहीं, ये भी बात जो है ये ज़रूरी है। हाँ, अब पावर सेंटर है कौन? तो जो पावर सेंटर है उसको ये सोचना है कि मैंने इसको इसी तरह ही चलाना है या इसको ठीक करना है। ज़ैम काली साहब, वक्त बहुत कम है, मेरा सवाल थोड़ा मुख्तलिफ है कि ये जो निज़ाम है, निज़ाम की बात हम स्टार्ट से कर रहे हैं, इसमें ये हुकूमत 5 साल चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि फवाद चौधरी कहते हैं 5 साल छोड़े 5 महीने भी नजर नहीं आ रही मुझे। ये फवाद चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा। मुझे नहीं लग रहा कि इस फाइनेंशियल इनकम्बेंसी को और इन हालात को कन्फ्रंट करने की एबिलिटी इसमें है। इस हुकूमत के पास है। मेरा अपनी राय। आई माइट बी वेरी रॉन्ग। और जो चैलेंजेस हैं उनको निपटने के लिए अब आपको वाज़ेह तौर पे ये बताना पड़ेगा कि इस चैलेंज को, अब देखिए ना, अभी 4 रुपए आज तेल की कीमत महंगी हो गई। जी। तेल की कीमत अगर महंगी होती तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में ये बात वाज़ेह है कि एनी एनर्जी प्राइस इंक्रीज वुड कन्वर्ट राइट अवे इन द एंटायर मार्केट। या मतलब आपकी हर बच्चे चीज़ की पे। दुनिया की हर चीज पे उसका असर पड़ेगा। तो आप ये देख लें कि वो 13-14-15% जो है वो उसका असर पड़ मैं और जाएगा। अजीम तो डिसाइड कर रहे थे कि हम साइकिल ले लेते हैं, अच्छा, साइकिल पे आएंगे, क्योंकि वैसे तो पूरी हमारे में पड़नी नहीं इतनी है। कैपेसिटी नहीं जी। है, अवाम को ये इल्म नहीं है कि हम जो तेल की कीमत दे रहे हैं उसका जो टैक्स है वो हम, अब देखें ना, अदा कर सके। नहीं कर रहे हैं। उसमें से 48 रुपए तकरीबन जो है वो गवर्नमेंट लेवीज हैं। अल्लाह So, अगर आप वो निकाल दें तो आपकी कीमत बड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी। वो इसलिए डायरेक्ट टैक्सेशन में लाई जा रही है कि गवर्नमेंट खुद ये कॉम्पिटेंस नहीं रखती कि वो टैक्सेस इकट्ठा करे जहाँ से उनको कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्स इस बेस तरह से ब्रॉड कर करे। रहे तो वो ये क्या करते हैं कि वो उस शख्स से भी, मतलब एक शख्स जो वैगन पर चढ़ रहा है जिसकी कुल आमदन 20-25 हज़ार रुपया है, वो भी उस टैक्स का हिस्सा है जो पेट्रोल पे लग रहा है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का वो नोशन कि टैक्स पेयर्स को बढ़ाना है और टैक्स बेस कम कर रही है, बिल्कुल गलत है। इस मुल्क का हर वो आदमी जो माचिस की डिबिया भी खरीद रहा है वो भी टैक्स पेयर बन जाता है। बिल्कुल। तो फिर आप ये किस तरह कह सकते हैं कि आप टैक्स बेस Taxpayer ब्रॉड नहीं। करें और लोगों को साहब- टैक्स नेट में लेके आए? ज़हीम साहब, आप ऐसे अवामी नुमाइंदों को जानते हैं जिनको आप समझते हैं कि वो इतनी सख्त रखते हैं कि वो मुल्क के निज़ाम को बेहतर रख सकें? और मेरे ज़हीम साहब, वो बहुत से अच्छे लोग हैं। पहले वाले सवाल में मुझे ले लें कि 4 रुपए चंद पैसे उन्होंने बढ़ाए हैं, और कल ही हमने ये खबर दी थी बड़ी खुशखबरी कि 4 रुपए रोटी में कम किया था। तो वो इस तरह से मामलात। नहीं, वो तो देखिए ना, रोटी में कम करने से बात नहीं बनेगी। एग्जैक्टली। ये बड़ा लंबा एक पूरी BMR, बैलेंसिंग मॉडिफिकेशन एंड रिफर्बिशिंग ऑफ द एंटायर सिस्टम इकोनॉमी, वो कौन करेगा? आप देखें ना, आप जो डिसीजंस लेते हैं, अगर उन डिसीजंस पे लोग ही मुत्तफिक नहीं है तो वो डिसीजंस एप्लीकेबल होते नहीं है ऐसे। किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। तो आपको इस वक्त एक लार्ज स्केल जो है वो कंसेंसस की ज़रूरत है नेशनल इश्यूज़ पर। उसके लिए आपको कन्वे करना है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेना है, अपने आप को आगे लेके आना है, चीज़ों को की निशानदेही करनी है और नेशनल इश्यूज़ पर नेशनल कंसेंसस करवाना है। नहीं तो ये निज़ाम मजीद चलेगा। तबाह हो जाएगा और ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तरक्की की बात तो खैर अभी भूल जाए, यानी ये अवाम भूल जाए कि अब कुछ महीनों में आसानी आएगी। अवाम के साथ जो ये हशर होगा वो तबाहकुन होगा। होश के नाखून लेने चाहिए। होश के नाखून लेने चाहिए। ज़हीम बहुत काली साहब, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।